नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार में चुनावी धांधली को लेकर एक बड़ा जबरदस्त चिंतन चल रहा है। चिंतन जनता के बीच तो चलेगा नहीं, उनको तो पैसे मिल गए, वो मजे में है। नेताओं भी थोड़े से पैसे देके, अब आप सोचिए, जो लोग इतने करोड़ रुपए देकर कुर्सी ले रहे हैं तो पैसा कहां से वसूल करेंगे, इसका हिसाब आप लगाते रहिए। लेकिन सारी समस्या इस वक्त चल रही है विपक्ष के खेमे में कि इस पूरे मामले पे आगे क्या किया जाए, कैसे इसको काबू किया जाए और वो कौन से तरीके हों जिससे ये जो वोट चोरी के नाम पे या जो भी कहें, बिहार चुनाव में जो तथाकथित धांधली हुई है उस पे अगला कदम क्या हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी धांधली को लेकर फिर से जनता के बीच जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी भी चुनाव के बीच में एच फाइल्स करके एक अपना खुलासा लेकर आए थे। बिहार में इलेक्शन हो रहा था, हरियाणा का खुलासा लेकर आए थे। तो वो सब चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बार बार मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग के सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारा काम है जनता को जानकारी देना और जनता को जागरूक करना। अब जनता जागरूक होकर क्या कर लेगी, डाला क्या कर लेगी, वोट डालेगी ना। तो आप तो कह रहे हो वोट चोरी हो गया, चोरी हो जाता है तो जनता क्या कर लेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि आप बैठ के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, जनता सड़कों पे झंडे लेके उतर जाए, तो नहीं होगा ना। सड़क पर तो आपको ही उतरना पड़ेगा, और आपको अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो केवल आप ही के उतरने से तो नहीं होगा ना। आपकी पार्टी में आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपने तमाम सारी जो है वोटर लिस्ट की बातें बता दी। आपके जो कांग्रेसी हैं वो अपने सीनियर नेताओं को पुष्प गुच्छ भेंट किया, कांग्रेस कार्यालय में फलां से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरपूर पूरी तरह से चमचों का एक पूरा का पूरा गैंग बना हुआ है, जो सारे के सारे अपने बड़े नेताओं को प्लीज करने में लगे रहते हैं। बड़ा नेता अपने बड़े नेता को प्लीज करने में लगा रहता है, और सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि कहीं से पकी पकाई मिल जाए, बस बड़ा नेता मेरा उद्धार कर दे, उससे नीचे वाला चाहता है वो मेरा उद्धार कर दे। ये कांग्रेस का कल्चर है। कोई भी आदमी कमा के खाने को तैयार नहीं है। कमा के कौन दे? राहुल गांधी दे। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, तुमने उसके समर्थन में क्या किया? गली गली, सड़क सड़क, जिले जिले कुछ किया? अब आप कहोगे कि मीडिया नहीं दिखाता। आप मुझे ये बताओ कि अब जब राहुल गांधी ने एसआईआर के मामले पे खुलासे कर दिए, वोट चोरी के बहुत सारे निकाल दिए रास्ते, देश भर में एसआईआर हो रहा है। मैं अपने मोहल्ले की जब लिस्ट चेक करने गया, कई लोगों के नाम गायब हैं, अनेक लोगों के। वो जो आदमी चुनाव वाला है वो कह रहा है जो गायब हो गए उसको मैं नहीं जुड़वा सकता, किसी को उड़ाने हो तो बता दो, एक्स्ट्रा हो तो। वो कह रहा है मेरे पास वही पावर है। किसी का फोटो किसी की जगह लगा हुआ है, कोई आदमी रहता ही नहीं है उसका नाम लिस्ट में जुड़ा हुआ। केवल मेरे मोहल्ले की लिस्ट में, जिसमें करीब 96 फ्लैट है मेरी सोसाइटी में, बस केवल छोटी सी कंपैक्ट लो राइज सोसाइटी है। अब आप सोचिए, जब मैं ये देख सकता हूं, और पत्रकार होने के नाते मेरी आदत है कि मैं चीजों को पास करता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया, तो क्या ये जितने जो जाके वहां पुष्प गुच्छ भेंट करते हैं अपने नेता को जन्मदिन पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्टी के अंदर मुख्यालय में जाके सौभाग्य प्राप्त हुआ लिख रहा है, क्या वो बीएलओ के पास बैठ के ये चेक नहीं कर सकता कि मोहल्ले में, मेरी गली में, मेरे इलाके में, मेरे बूथ में कितने वोटों का क्या मामला इधर से उधर है? और वो चेक करके राहुल गांधी को भेजोगे तभी राहुल गांधी अपने मुखारबिंद से बोलेंगे क्या? तुम्हारे पास ट्विटर है, तुम्हारे पास फेसबुक है, 50 लोग तो होंगे, 20 लोग तो होंगे, उनको बताओ। लेकिन कांग्रेस का कोई भी वर्कर कुछ करना नहीं चाहता। जिसको टिकट दे दिया, चुनाव जीतना उसका सरदर्द, जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश को संभालना उसका सिरदर्द। जब सारा का सारा ऊपर से ही आएगा तो पार्टी का क्या हो सकता है, सोचने की बात है। तो ये पूरी परिस्थिति जो है, इसके बीच में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैंने तो भैया सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा ना। आंदोलन ये नहीं कि जिला मुख्यालय पे धरना दिया और पीछे जाके टेंट में समोसे खा लिए और घर चले गए।
एक ईमानदारी की बात सभी को सोचनी चाहिए, सभी पार्टियों को। भाई मेरे, तुम्हें वो कमिटमेंट कहीं 10% भी दिखता है जो भारतीय जनता पार्टी वाले में? उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो भक्त है वो तुमसे ज्यादा कमिटेड है। वो 50 आदमियों से दिन भर लड़ रहा है, जो झूठ सच उसको मिल रहा है वो ठेल रहा है, उंडेल रहा है। उनके बड़े बड़े नेता बिहार में गली गली की खाक छान रहे हैं, जिसको जानते नहीं, जिस शहर को जानते नहीं, वहां पर जाकर मूंगफली वाले को समझा रहे अपनी पार्टी के बारे में। तो तुम उसको तो देखो भाई, वोट चोरी है, धांधली है, चुनाव आयोग ने किया, बात सही है, उस पर हम आएंगे भी कि क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। विदेशी कर्जा लेकर इस देश के ऊपर कर्जा चढ़ा के बिहार के चुनाव को वोट जीते गए, वोट बटोरे गए। लेकिन ये बात करने के लिए भी तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए। हम पत्रकार हैं भाई, अपनी बात रखते थे, हमारा काम थोड़ी है कांग्रेस की तरफ से वकालत करना। तुम सारे के सारे निकट्टू बैठे हो, हमको तुम्हारी तरफ तो लड़ने जाएंगे, हमारा काम ही नहीं है ये। हम तो तुम्हारे निकट्टू बने पे भी प्रहार करेंगे और कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये इस कल्चर के साथ में, और राहुल गांधी कह रहे जनता अपने आप समझ ले, तब तो हो गया। एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा था, मेरे दिमाग में फिर से आ रहा है। मुझे ये बताइए, वो कौन सी शक्ति या महाशक्ति थी जिसने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस बात के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया कि जो इलेक्शन का एक पेशी कैंपेन चल रहा था उसको अचानक डल कर दिया जाए? कौन सा डर था? या कोई डील थी क्या? इसी तरह से दिल्ली में देखा आपने, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने को तैयार नहीं थे, जमानत मिलने को तैयार नहीं थी। दिल्ली का इलेक्शन आ गया, जमानत मिल गई और चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में हुए। अगर हम दूसरी चीजों पर, धांधली पर, चुनाव आयोग पर बहुत सारे संदेह देखते हैं, तो क्या हमें इन नेताओं को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए देश के नागरिक होने के नाते? क्या कोई आदमी बीजेपी की विरोधी पार्टी का नेता है तो इसका ये पक्का है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होगा? क्योंकि ग्राउंड पे हम जिस तरह से देख रहे हैं, अचानक एक कैंपेन को पंक्चर कर दिया, सिंबॉलिक कुंड में नहा रहे हैं। अरे भाई, तुमने अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, अच्छी बात है, वहां यात्रा तक ठीक थी, न्याय यात्रा तक। आप वहां पे वो वोटर लिस्ट की हरियाणा की धांधलियां दिखा रहे हो। तेजस्वी यादव अचानक कहां ये वोट चोरी पे यात्रा निकाल रहे थे, हजारों की भीड़ें इकट्ठी हो रही थी, एकदम शांत हो गए। तो ये सब चीजें जो हैं ये तो हैं ही। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि खाली धांधली पे डाल के इनके निकट्टूपने को हम कहीं इग्नोर ना कर दें। एक फैक्टर चुनाव हारने के पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी अंधविश्वासी पार्टी हो, विज्ञान का भरपूर उपयोग किया है इस चुनाव को जीतने में, और हर चुनाव को जीतने में करती है। पूरा सोशल स्ट्रक्चर उसको पता रहता है, कहां किस आदमी को पैसे पहुंचाने हैं, किस आदमी को टिकट देना है, किसको किससे भिड़ाना है, किसके वोट कौन काटेगा, ये सब विज्ञानी तो है। और अगर आप कहते हो ईवीएम में गड़बड़ी है तो वो भी विज्ञान है। तो एक अंधविश्वासी पार्टी विज्ञान का दुरुपयोग, सदुपयोग, जो भी आप कहें, वो जीत के पूरा इलेक्शन निकाल ले रही है। तो आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। आपको सही गलत करके सफलता लेनी होती है। हारने के बाद रोमंटी चलाने से राजनीति में नहीं चलता है। अब भी ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों में इस बात को लेकर अभी भी एक मत नहीं है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या करें, क्या करें, चुनाव की धांधली पे क्या करें। धांधली हुई है, वो धांधली क्या हुई है पहले ये समझते हैं। पैसे बांटने का जो सिस्टम चला बिहार में, उसमें पैसा नहीं था तो विदेशी पैसा इस्तेमाल किया गया। भारत में विदेशी पैसा आया ताकि मोदी जी की सरकार को बचाया जा सके, और उसके लिए जरूरी था नीतीश को बचाया जा सके। कौन सा विदेशी पैसा? विश्व बैंक का पैसा। अनेक स्थानों पर यह प्रकाशित हो चुका, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा लोगों के कल्याण के लिए दिया। इन्होंने उस पैसे को लोगों को बांटा।
कैसे बांटा? जब चुनाव आचार संहिता लागू थी तब सरकारी योजनाओं का मोटा मोटा पैसा 10-10 हजार रुपया औरतों के खाते में जा रहा था। जीविका दीदी 1,80,000 औरतों को 10-10 हजार रुपए दिए गए, यानी 1,80,000 में अगर आप 3 बिंदी और जोड़ लो, आप सोचिए। और इन्हीं जीविका दीदियों को जिनको पैसा मिला था उनकी बूथ के बाहर ड्यूटी लगा दी गई। अब आप मुझे बताइए कि एक महिला जिसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने, कहने को तो सरकार ने दिया है, उसको 10,000 रुपए दिए हैं और वो 10,000 रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे दिए गए हैं और वो बैठी है वहां पे बूथ पे और उसको पैसा मिला है। वो पूरी कोशिश करेगी कि भैया नीतीश जी की सरकारी आ जाए तो अच्छा है, वरना ये कहीं 10,000 मिलने आगे के बंद ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये वापस हो जाए, चले जाएं। कई जीविका दीदियों ने कहा हमको तो 2 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। तो ये 4 लाख चुनाव कर्मचारी होने के बावजूद 90,000 बूथों पे कम से कम 2-2 जीविका दीदियां बिठाई गई 10-10 हजार रुपया दे के। 1,80,000 औरतें बिहार भर के बूथों पर उस चुनाव में, जिसको इस देश का चुनाव आयोग कंडक्ट कर रहा है, बैठकर काम कर रही थी और उनका काम क्या था? मतदाताओं की सहायता करना। सहायता क्या करनी है? उनको एक ऐसा अवसर दिया गया जिसमें वो मतदाता से बात कर सकें। एक महिला जो मेहनत मजदूरी गरीबी करती है, उसके लिए गुजारा मुश्किल है, उसको अचानक वर्ल्ड बैंक का पैसा, अभी तो इस पे अचरज की बात है कि वर्ल्ड बैंक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिका के इशारे पे चलने वाले संस्थान हैं। वो लोग बैठकर चुनाव में 10-10 हजार रुपए लेकर 2-2 औरतें हर बूथ पे वोट डालने वाली महिलाओं से क्या संवाद कर रही होंगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सबके खाते में 100 प्लस 100 प्लस 100, पता नहीं 3 किश्तों में पैसे भेजे गए। अगर NDA सरकार नहीं आई तो इनके पैसे तो चले जाएंगे। यानी क्लियर ये हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी जो आदमी वहां ड्यूटी कर रहा है उसको ये पता है कि अगर ये जीतेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और ये नहीं जीता तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस धांधली को कोई क्या कहेगा? पहले कभी मोबाइल बांटने का ऐसा ही ऐलान किया था अशोक गहलोत ने, चुनाव आयोग ने रोक दिया था। अब तो मोदी जी कहते हैं चुनाव आयोग को बधाई, उसने बहुत अच्छा चुनाव कराया। चुनाव आयोग पे आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके डिफेंस में उतरती है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। यह अपने आप में एक भयंकर मिला हुआ मामला है। अब इस पे लेकर ये विपक्षी पार्टियां किस तरह से डील करने वाली हैं, इसकी जानकारी सुन के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले आप और बातें सुन लीजिए। पैसे का फ्लो सीधे खाते में गया, 10,000 रुपए अचानक जब वोट पड़ने वाला है उससे 2 दिन पहले आपके खाते में आ जाएं, आप क्या करोगे? उस औरत के खाते में आ जाएं जिसके लिए 10,000 रुपए साल भर की कमाई भी हो सकती है, वो क्या करेगी? उस आदमी के खिलाफ वोट दे देगी जिसने उसको 10,000 रुपए दिए, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी है। जो बूढ़ी औरतें जिनको उनके बच्चे 100 रुपए नहीं देते थे, पूछते नहीं थे, उनके घर में पावर आ गई उनके हाथ में। जैसे 10,000 रुपए उनके पास होंगे, पोता भी उनके पहने पे काम करेगा। उनका रसमलाई खाने का मन है या समोसा खाने का मन है, झट से पैसे निकाल के लेंगी, जा बेटा लेके आ जा। तो जब इस तरह का पैसा, देखिए मैं हमेशा वेलफेयर स्टेट के पक्ष में रहा हूं, जन कल्याण की योजना होनी चाहिए, लोगों को पैसा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के लिए, तो ये पैसा आप जनता के हित के लिए नहीं दे रहे हो ना, तो आप अपने हित के लिए दे रहे हो। कुल मिला के, और जब ये कहा गया कि 1,90,000 और 19,000 और मिलेंगे, 10,000 रुपये ले लो, तो भैया वो महिला क्या करेगी? अपने 30,000 से हाथ धो ले, वो 4 को और पकड़ के ले जा रही है, भैया 10,000 बचे रहे, चलो वोट डालो। इसी तरह से चुनाव से ठीक पहले वृद्धावस्था पेंशन, तुम 10-15 साल से राज कर रहे हो यार, तुम्हें बुढ़ापा पेंशन 400 रुपये कम नहीं लगी, इलेक्शन से पहले 1,100 रुपये लग गई।
और लोगों के अकाउंट में पैसा 24 घंटे पहले आया है। अब इसको आप धांधली ना मानो या मानो, ये अलग बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां इस पे क्या स्टैंड रखती हैं, इस पे हम आएंगे। छात्रा प्रोत्साहन योजना में महीनों तक स्कॉलरशिप रोक के रखी गई और चुनाव से ठीक पहले लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई, पैसे आ गए। आप सोचो, पूरे बिहार में जो पौवा बांटते थे पहले नेता लोग या नोट बांटते थे, ये उससे बढ़िया फार्मूला है, उसका बाप है ये फार्मूला। पार्टी की तरफ से दोगे तो 500 रुपए दे दोगे, सरकारी खजाने से दे रहे हो, और सरकारी खजाने में नहीं तो दुनिया से कर्ज लेके दे रहे हो, विदेशी कर्जे से दे रहे हो। हालत यह है कि लेबर डिपार्टमेंट ने जो मजदूरों का भुगतान आता था उसको भी रोक के रखा हुआ था। अब ये चीजें सारी की सारी आ रही हैं। एक परिवार को 2 महीने के पैसे रोक के रखे हुए थे, 1.25 लाख रुपए आए, रिपोर्ट हुआ है। अब ये जो बातें होती हैं ये अपने आप में एक सवाल है, और सवाल है ज्ञानेश कुमार पे। ज्ञानेश कुमार को अब लोग, इस देश के लोग, और ये दुर्भाग्य है इस देश का, भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। वो आदमी कह रहा है आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा में चुनाव से पहले हमेशा लाभार्थी योजनाएं रोक दी गई थी, पेमेंट थे होल्ड कर दिए गए थे, लेकिन बिहार में पूरी स्पीड से काम चलता रहा। इन सारी चीजों में पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये मामला खतरनाक है। अच्छा, जिस एसआईआर के बेसिस पे भाई साहब ये इलेक्शन हो रहा है, जिस एसआईआर पे, उस एसआईआर पे ही सवाल है, तब भी इलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में उस पर मुकदमा चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट कह देगा एसआईआर अवैध था, तो इस चुनाव का क्या करोगे आप? लेकिन सबको पता है कि मोदी सरकार जो चाहेगी उससे इतर उतर कुछ नहीं होने वाला है। एसआईआर अवैध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अवैध हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो जिसको दिक्कत होगी उससे सब डर रहे हैं देश में। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस पे लेके विवाद चल रहा है विपक्ष के बीच में। कुछ लोग का कह रहे हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से तैयार नहीं है। सुझाव आ रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसको लग रहा है कि खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि भैया ये जो चुनाव में धांधली की बात आप करते हो ये मत करो। पहले चुनावों में भी जब ईवीएम का मसला उठा था तो खड़गे साहब की तरफ से कहा गया कि भैया देखो, आप ज्यादा ईवीएम का मसला उठाओगे तो आपका जो वर्कर है उसको ये लगेगा कि वोट हम कहीं पे भी डालें, बीजेपी को जाना तो क्या फायदा वोट डालने का, तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के बहिष्कार के पक्ष में नहीं है। हालांकि बांग्लादेश का उदाहरण हमारे पास है। आज जिसने वहां वोट चोरी की थी उस महिला को फांसी लगने वाली है। फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी वो आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन सजा तो हुई है। वहां पर भी विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, यहां पे भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये 25 पार्टियां हैं तो उसमें से 20 कर देंगे, तब भी 5 तो रहेंगे हारने के लिए। और अगर नहीं रहेंगी तो इतने सारे इस देश में जो है वो तमाम सारे प्रचारक हैं, सबको कहेंगे अपनी पार्टी बना के खड़े हो जाओ, खुद ही हार जाओ। लेकिन जनता के पास संदेश तो जाएगा, और जनता के पास संदेश जाए और वो संदेश जाके वोटिंग में कन्वर्ट हो, जरूरी नहीं है। जनता देश की मालिक है और ये नेता जनता के नाम से कांपते हैं कि जनता में अगर ज्यादा आक्रोश आया संभालना मुश्किल हो जाएगा। देश भर में चल रहा है, दुनिया भर में ये सिलसिला। नेपाल वाला मामला पहुंच गया यूरोप में, वहां पर भी जेन ज़ी के आंदोलन हो रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मसला ये आ रहा है कि आप या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आप जो भी चुनौती दोगे वो आप तब तक नहीं दे सकते जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, कुछ चीजें चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है, एक स्वायत्त संस्था है, उसके कुछ अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी फंक्शनिंग के अंदर जाके कमेंट नहीं कर सकता। अगर कुछ संविधान के विपरीत है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो ही सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, वरना। और दूसरा, चुनाव आयोग का क्या बिगड़ेगा? ये सरकार तो चुपचाप से बिल ला चुकी है। चुपचाप से क्या, जब सारे सांसदों को बाहर निकाल दिया था एक बार, याद है, तो बिल ला चुकी है और उसमें किसी भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। कम से कम चुनाव आयोग के कामकाज के लिए कहीं पे चेन खींच के भाग जाए तो बात अलग है। अब आप सोचिए, उनको उसने पहले ही इम्यून कर दिया पार्टी ने,
और मोदी के खिलाफ मुकदमा कैसे चला सकते हो? मोदी कहेगा मुझे क्या पता, चुनाव तो चुनाव आयोग ने कराया। वहां संकट है। इसके साथ साथ एक चीज और भी हो रही है कि ये जो पैसा बांटा है, इस पैसे की सीएजी से ऑडिट कराने की मांग हो सकती है कि भाई सीएजी इसकी जांच करे कि ये पैसा जो है इन्होंने दिया, ये किस मद का पैसा किसमें दिया। तब भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चुनाव के टाइम पे क्यों दिया। तो वो कहेंगे ठीक है, चुनाव से पहले योजना का ऐलान हो गया था, वो तो उसका पैसा चुनाव के बीच में निकल रहा था, दिया जा रहा था। टेक्निकली सही है। वहां वकील कचर कचर करेंगे, 4-5 दिन तक अखबार में खबर आएगी, फला वकील ने ये कहा, इस वकील ने ये कहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसमें तो मुझे कोई प्रोसीजर में कमी लगी नहीं। भाई जैसा होता है 3 टेंडर निकालने पड़ते हैं, ठेका भले ही दोस्त को देना हो, उसको बोलते 2 तू ले आ और टेंडर लगवा दे। 3 टेंडर लग गए, 3 में से उसका पास कर दिया। मैंने तो प्रक्रिया का पालन किया, टेंडर निकलवाए, 3 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 1 को ठेका दिया। सबसे अच्छा तो बेडोसी का था। तो इसलिए जब सरकारी आदमी धांधली करता है तो कानून और प्रक्रियाओं को बाबू लोग सारा सेट करके चलते हैं। तो इसलिए अब आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास रास्ता है, सड़क पे आना पड़ेगा। और सड़क पे भी आओगे तो कितना आओगे? आप उस हद तक तो कतई कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी जाना नहीं चाहेगी कि इन्हीं सबको जेल में ठूस दिया जाए। और इनमें से कोई इतना क्रांतिकारी भी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। सब लोग सुविधा भोगी हैं, सब लोगों के पास धन संपदाएं हैं, सबके पास खोने के लिए कुछ ना कुछ है। क्रांति वो करता है जिसके पास खोने को कुछ ना हो। ज्यादा दिक्कत करेगा तो सरकार से कुछ इनाम मिल जाएगा, तब भी नहीं मानेगा तो सजा मिल जाएगी। वो आजम खान चला गया डबल पैन कार्ड रखने के आरोप में, 7 साल की सजा सुना दी है, अभी तो निकल के आया था। कहां तक बचोगे? तो जो सिचुएशन है उसमें यह हो रहा है कि विपक्ष के नेता तय नहीं कर पा रहे भैया कि क्या करें। और उसमें यह हो रहा है कि खिसियाट है, ओबेसी है, वोट कटवा। अरे भाई ओबेसी भी यहां दुकान लेके बैठा हुआ बगल में। एक बात सोचो, एक बाजार में 4 दुकानें हैं, आपकी बिक्री बगल वाले की दुकान से ज्यादा बिक्री हो जाए इसलिए वो अपनी दुकान बंद करके क्यों चला जाए? तुम उसके पक्ष में चले जाते हैं। अगर तुमको इतना ही है, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के हाथों बीजेपी को हरवाने के लिए तो नहीं है ना, या आरजेडी के हाथों बीजेपी को हरवाने के लिए तो नहीं है ना। सबके अपने हित हैं। कल के दिन ओबीसी चुनाव ना लड़े, केजरीवाल चुनाव ना लड़े, आज केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कैसे बनी? सब जगह चुनाव लड़ता है, लोग वोट देते हैं, तो एक न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए ना राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। वो प्रतिशत मिला तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनी। वो आपके पक्ष में अगर अपनी कुर्बानी दे देता तो उसकी पार्टी तो खत्म हो जाती, और वो अपनी पार्टी खत्म करके देश हित की बात करे और आपकी पार्टी को हित पहुंचाए, तो ये अपेक्षा ही गलत है। कुल मिला के अभी बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है विपक्ष को, और विपक्ष को अभी और कष्ट में आना जरूरी है। जब तक ये लोग कंफर्टेबल रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद ना करें। नतीजे आके भी इतने दिन हो गए हैं, थोड़ा भी होता तो राहुल गांधी जाके धरना दे देते, एक दिन के लिए राजघाट पे अनशन कर लेते। चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा दावा किया है। कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता हर जिला के स्तर पे 10-10 आदमी बैठ जाते, ज्ञापन दे देते कलेक्टर को, सोशल मीडिया में अपने अपनी धांधली के उदाहरणों की 10 पोस्ट लिख देते हैं कि भैया मेरे बगल में मेरी ये चाची रहती है, वोट डालने गई थी, इसको वोट नहीं डालने दिया। ये सारा काम मीडिया ही कर रहा है, और एक आदमी राहुल गांधी जो मीडिया का काम कर रहा है। ये जो खुलासे हुए हैं वोटर लिस्ट वाले तो मीडिया का काम था, वो एक काम कर रहा है, उसकी और भी बड़ी बात है। लेकिन सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, और किसी भी तरह से अभी भी नहीं लग रहा है कि ये सब मिलके इस चुनाव की धांधलियों के मसले पर कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये जो कर पाएंगे उससे ज्यादा तो पहलवान लड़कियों ने कर दिया था जंतर मंतर पे, उससे ज्यादा किसानों ने कर दिया था, उससे ज्यादा शाहीन बाग में हो गया था। हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व का एक अलग टाइप का लग्जरी वाला मिजाज है, वो उसी में खुश रहना चाहते हैं। किसी भी पार्टी वाले हों, आपकी संवेदना हो, आप किसी पार्टी को खुश हो जाओ, दूसरे को खुश हो जाओ, सब एक जैसे हैं।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पावर में है। आज भी अधिकांश इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अधिकांश लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं सब लोग इकट्ठे होकर कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकता है। और जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।